तो दोस्तों आपका स्वागत है अली क्लासेस में। आज हम बात करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्नों को, जो आपको हमारे में 20 नंबर 100% यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपके इसमें ऑप्शन खट्टा है, कड़वा है, तीखा है, मीठा है। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा खट्टा। आपका दूसरा क्वेश्चन है भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। तो इसका ऑप्शन आपका ए है कड़वा। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा क्षार कहलाते हैं। अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है किसी भी विलयन का जो पीएच मान होता है क्या होता है, 7 होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। अगर 7 होता है तो उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। एक मिनट आप लोग थोड़ा रुकिए। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। तो जो लाल लिटमस को पत्र को नीला करते हैं, या जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो धातु से अभिक्रिया करते हैं, जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो लाल लिटमस को पत्र को नीला करते हैं उसमें अम्ल के गुण नहीं होते, क्योंकि अम्ल क्या होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये आपको उल्टा दे रखा है, ये आपको क्षार का गुण दे रखा है कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं वो क्या करते हैं, क्षार होते हैं, अम्ल नहीं होते हैं। आपको ऑप्शन 7 नंबर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। आपको एग्जाम में पूछा सकता है। आठवां क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी विलयन के पीएच मान 4 है तो विलयन कैसा होगा। भाई 7 से कम होगा। आपको हमने बताया कि अगर विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो विलयन कैसा, क्षारीय होगा। तो इसमें 7 से कम 4 दे रखा है ना, तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। ऑप्शन नहीं सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा। अगर नीले लिटमस रहा तो अम्ल होगा। अगर नीले लिटमस को लाल कर रहा है तो कैसा है, वो अम्ल है। तो पीएच मान कितना होगा, 6 होगा, मतलब 7 से कम ही होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, लवण कौन सा है, NaCl हो जाएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है एक विलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलियन का पीएच मान क्या होगा, वो भी आपका 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, लवण कौन सा हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। अगर यहाँ से बेकिंग पाउडर का सूत्र कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, खाने वाला पाउडर जो होता है उसको बेकिंग पाउडर कहते हैं। NaHCO3 होता है ये बेकिंग पाउडर, और सॉरी खाने वाला पाउडर नहीं होता, बेकिंग पाउडर होता है ये अलग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाने का सोडा बेकिंग पाउडर के रूप में होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं जिसको, वो क्या होता है, बेकिंग पाउडर हमारा होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगर कह रहा है नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, 2.5 होता है। ऑप्शन आपका इसमें से हो जाएगा बी। अगर कहे पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था, सर जॉन सोरेनसन ने किया था। तो ये आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक इसमें कौन सा हो जाएगा, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर। तो ऑप्शन इसका आपका डी सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। तो इसमें किसका होता है, एंटासिड का उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन में हम देखें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से अम्लों कौन प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल लैक्टिक अम्ल प्रबल अम्ल है, या स्कॉर्बिक अम्ल है, या सल्फ्यूरिक अम्ल, या फॉर्मिक। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का आपका ज़्यादा प्रबल अम्ल है, और एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है। ठीक, एस्टिक अम्ल एक आपका दुर्बल होता है, आप इसको याद रख लीजिए। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत किसमें किसके पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल आपका पालक या टमाटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है अम्ल और भस्म के जलीय विलयन विद्युत के होते हैं। तो ऑप्शन सुचालक होते हैं, क्योंकि आपको अम्ल और भस्म के जो जलीय विलयन होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन करें सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में आपका एस्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में आपको कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आप इसको याद रखिएगा। ठीक, आप कह रहा है इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में आपके टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि ये कम आयनित होते हैं, इसलिए एक दुर्बल अम्ल पूछे आपसे। एक एस्टिक अम्ल जो सिरके में पाया जाता है, सिरके में यही अम्ल पाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा कि एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। क्यों है, क्योंकि ये इसमें कम आयनित होते हैं। आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो कह रहे हैं निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो इसमें सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा चूना हुआ, बुझा चूना सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, आपका हो जाएगा बुझा चूना। एस्टिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल का आपका आईयूपीएसी नाम होता है एथनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, इसका पीएच मान क्या होता है? इसका पीएच मान भाई अम्ल होगा। जो नीले लिटमस को नीले को लाल में कन्वर्ट करेगा तो अम्ल होगा, और लाल को अगर नीले में कर रहा है तो क्या होगा? क्षार होगा। तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घास के पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो घास के पत्ते में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल किसका प्राकृतिक स्रोत है? लैक्टिक अम्ल है दही का। भी हमने आपको बताया कि दूध की शुद्धता किसको शुद्धता लैक्टोमीटर में नापी जाती है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका इसमें हो जाएगा ए फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल मेथनोइक अम्ल कहा जाता है। इसका आईपीसी नाम मेथनोइक अम्ल होता है फार्मिक अम्ल का। निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा इसमें से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे खट्टे फल जैसे संतरा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और फिटकरी व सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका उपयोग औषधियाँ, उर्वरक, फोटोग्राफी तथा विस्फोटक बनाने में किया जाता है। हरा कशिश में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है हरा कशिश में। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम होता है तब दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा बी। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? आप लोगों को पता होगा, CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। दूध से दही बनने में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन होती है। आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगर आपसे पूछ ले जाए दूध से दही बनने में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो किण्वन होती है। दूध से दही बनने में आपसे कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन होती है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें कि कोलाइडिक विलयन में निलंबित कणों का प्रकाश प्रक्रिया, यह आपको इतना इंपॉर्टेंट है, क्रेनियल प्रभाव होगा इसमें, आप देख लीजिए। कॉफ़ी का पीएच मान होता है 5 होता है। निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अम्लीय है? तो यहाँ लाइम जूस की प्रकृति अम्लीय हो जाएगी। विरंजक चूट तन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके निकलती है Cl2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? Cl2। ठीक। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? विरंजक चूर्ण है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहते हुए रथ को रोकने के लिए, बढ़ता हुआ जो रथ है उसको रोकने के लिए उपयोगी यौगिक है फिटकरी। ठीक। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में आपका टैनिक एसिड पाया जाता है। अब इसको याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCl2 विरंजक चूर्ण का। इसका रासायनिक कैल्शियम हेमी हाइपोक्लोराइड भी होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी होता है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी होता है। दोनों आप याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में आता है वो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक। अगर हम बात करें नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक उपयोग होता है? तो ये इसका क्वेश्चन आपको ऑप्शन इधर रखें। अगले क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। बहते हुए रथ, ये तो हमारा हो सका, ये हमारे हो गए हैं। अगले हम पेज पे आते हैं। कह रहा है अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा सदैव रहता है, वो है पारा। पारा आपका लिक्विड धातु होता है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो आप तांबा है, गोल्ड है, जिंक, पोटेशियम। गोल्ड सोना जो है आपका सोना जो है Au आपका, वो कभी भी ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा बी। विद्युत मतलब सिल्वर, सबसे ज़्यादा आपकी चांदी में धारा अच्छी तरह से प्रवाहित होती है। अगर इसकी हम बात करें, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं बक्साइट में किस धातु का प्रमुख अयस्क है? बक्साइट जो है आपका किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो बक्साइट आप किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन देखें, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। आप लोग इसको भी याद रखिए, शुद्ध सोना आपको कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। अगर हम अगले क्वेश्चन पे आए, कह रहे हैं पीतल क्या है? तो पीतल आपका भाई मिश्र धातु है ना, धातुओं से कई धातु को मिलाकर बनाई जाती है पीतल आपकी, तो कैसा हो जाएगा? मिश्र धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? वो आपका है लिथियम है। आपका ऑप्शन में कौन सा है? लिथियम। इसको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक। अगला हम देखिए, अगर निम्न में से कौन सी अधातु है? तो अधातु इसमें अगर देखें तो आपको इसमें आयरन भी है, कार्बन भी है, एल्यूमिनियम भी है और Au मतलब गोल्ड भी है। और तो इसमें आपका अधातु कौन सी हो जाएगी? कार्बन आपकी अधातु हो जाएगी। कार्बन कौन सी हो जाएगी? अधातु हो जाएगी। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु होते हैं तो अम्लों से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया जब करते हैं तो क्या? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, धनन हो जाएगा। जिसकी विद्युत धनात्मकता उच्च होगी उसके परमाणु कैसे बनते हैं? धनन बनते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन हम अगर देखें तो इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं धातु के जो ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय होता है, ऑप्शन बी क्षारकीय, ऑप्शन सी ध्रुवधर्मी, ऑप्शन डी उदासीन। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्षारकीय। अगला क्वेश्चन हम बात करें तो अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है
कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे हम बता रहे हैं कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आज काफ़ी पूछे जा सकते हैं। हाँ, फास्फोरस का आणविक जो सूत्र होता है क्या होता है आपका P4 होता है। आप इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, निम्न और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव रहती है, तो वह आपकी ब्रोमीन है। कौन सी अधातु, धातु होगी तो पारा और अधातु होगी तो ब्रोमीन। याद ऑप्शन नंबर इसका आपको कौन से हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगर प्रश्न नंबर 23 की बात करें हम, तो कह रहे हैं सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, तो उसको कहते हैं सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम अगले क्वेश्चन पे आए तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिक अपक्रियाशील है। कॉपर की बात कर रहा है, मरकरी की बात कर रहा है, सिल्वर की बात कर रहा है, गोल्ड की बात कर रहा है। कॉपर आपका सबसे अधिक क्रियाशील है। निम्न में से कौन सा अति ज्वलनशील है, तो आपका इस बार ऑप्शन सही हो जाएगा श्वेत फास्फोरस जो होता है खूब ज्वलनशील होता है, आप इसको याद रख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, नंबर 1 एनोड से। अगला 27 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है, आपका इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पोटेशियम अपक्रियाशील धातु है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आए हम जब, तो 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 2 किलोमीटर लंबा तार, ऑप्शन का बी सही हो जाएगा, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, कमरे के ताप पर मरकरी किस अवस्था में पाई जाती है, तो द्रव। अब इसको याद करें, मरकरी जो होती है आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के सामान्य ताप पर। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर देखें हम, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हम बता रहे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, वो आप लोग ध्यान। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनात्मक होती है, धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। और प्लास्टर ऑफ किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आपका जिप्सम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब गतिशीलता का इस क्रम में कौन सा सही है, तो आपका मैग्नीशियम पहले सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन, तो आप लोग इसको याद रखिए। एक्वारेजिया जो जल और नाइट्रिक अम्ल का, एक्वारेजिया जो आपका बनता है शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, वो 3:1 में बनाया जाता है, 1:3 में, सॉरी। नाइट्रिक अम्ल आपका 1 में होता है और शांत हाइड्रोक्लोरिक 3:1, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, कह रहा है धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तार को खींचना तन्यता हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, तो इसको आघात वर्ध्यता कहते हैं। ठीक, जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ध्वनिक या सोनोरस। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो सोना सबसे अधिक तन्य है, यानी इसको कितना भी पीट पाट के एकदम सीधा तार बनाया जा सकता है। आप लोग इसको लोग को शेयर कर दीजिएगा और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए ताकि वीडियो अच्छी तरह से मेरा भी सपोर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आयोडीन है। अगर क्वेश्चन अगला देखें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो आपकी सबसे अधिक सोना भी बताया आपको हमने। और क्वेश्चन की बात करें यहाँ से, एथेन का जो आणविक सूत्र होता है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6, इसमें 7 संयोजक बंध होते हैं, 7, इसमें ऑप्शन बी हो सही हो जाएगा, 7 संयोजक बंध होते हैं। ब्यूटेनोन यौगिक है चतुर कार्बन जिसकी प्रक्रियात्मक समूह होती है कीटोन। ब्यूटेनोन में आपका ओन दिख रहा है तो कीटोन, ओइक दिख रहा है तो आपका एस्टिक अम्ल होता है, सॉरी ओइक होता है तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, और अगर OH लगा है तो अल्कोहल होता है, और CHO लगा तो एल्डिहाइड समूह होता है। तो इस प्रकार आप लोग पहचान लीजिएगा। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इस तरह सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो आपका मीथेन हो जाएगा, CH4 से आपका सरलतम हाइड्रोकार्बन, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। वायुमंडल में CO2 की गैस की मात्रा कितनी है, तो आपका वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा 0.03%, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4 होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए CHO, ये इसको एल्डिहाइड समूह बोलते हैं। COOH ऑप्शन नंबर बी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और CO को बोलते हैं कीटोन इस समूह, और इसको NH2 बोलते हैं एमीन समूह। तो ये आपके समूह आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, NH2 एमीन, CO कीटोन, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, CHO आपका एस्टल्डिहाइड। इथिलीन कार्बन के बीच में इथिलीन के कार्बन के बीच में 2 आबंध मौजूद हैं जिनमें दोनों सिग्मा बंध होते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। इथेन
में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो 7 होते हैं। आप लोग अभी पहला क्वेश्चन ही बताया था। ठीक, C2H2N+ किसका सामान्य सूत्र है? तो आपका एल्केन का सामान्य सूत्र है। आप लोग इसको याद करिए। अगला क्वेश्चन, नीला थोथा जिसको तूतिया बोलते हैं, आप लोग खुजली उजली होते हैं तो तूतिया आप लोग लगाते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको होता है COSO4.5H2 होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? नाइट्रोजन के अणु में 3 सहसंयोजक बंध होते हैं। एक लोन पेयर ऊपर 2 बिंदियां रहती है जिसको लोन पेयर बोलते हैं। ठीक, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपको बता चुके हैं कि CaCO3 होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 आप नंबर सी हो जाएगा। ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है सोडियम, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो कह रहा है सोडियम का कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र हो जाएगा आपका Na2CO3, ये आपका सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र हो जाएगा। अगला हम देखें क्वेश्चन क्या करें, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। तो कार्बोनिल समूह को किसको? CO, कार्बोनिल समूह को आपको सूचित जो किया जाता है वो आपको सूचित किया जाता है CO यानी कीटोन से। इथाइल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल जिसको बोलते हैं C2H5OH होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? आपका सी हो जाएगा ऑप्शन C6H6। निम्नलिखित में से किसका हाइड्रोकार्बन 3 आबंध होते हैं? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, C3H4। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समायोगी है? तो इसका ऑप्शन युग्मी हो जाएगा C2H5 और CH3CO CH3 एथिल अल्कोहल और जिसको डाईमेथिल ईथर बोलते हैं, ये आपका समयोग होते हैं। एथेनॉल का क्रियात्मक क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा OH आपके समूह एथेनॉल। CHO आपको एल्डिहाइड बताया है और COOH आपको क्या बताया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है और CO आपका कीटोन समूह होता है। तो आपके समूह याद रखिएगा और पहचानिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक कौन सा हो जाएगा आपका? OH। इसमें आपका सहसंयोगी कौन सा हो जाएगा? NaCl और CH4 और NaO2। तो ऑप्शन नंबर आपका, इस क्वेश्चन में डाउट है अभी हम तो इसको छोड़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। एस्टिक अम्ल होता है या मेथनोइक अम्ल होता है, सब में COOH समूह अगर कहीं भी लिखा है तो वो एक अम्ल होगा। ठीक, CHO समूह को क्या कहते हैं? इसको एल्डिहाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में अगर पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? आप लोग वाष्प उत्सर्जन पढ़ के जाइएगा, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन सी, पत्ता में होता है। ठीक, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 mg होती है। अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, अगर श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो आपका 20% ऊर्जा निष्कासित होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है ऑप्शन सी उत्सर्जन से। ठीक, अगले क्वेश्चन के हम आए तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है, ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगर 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, तो आपका क्या कहोगे? इस प्रक्रम को आप लोग क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे श्वसन कहेंगे। श्वसन के द्वारा आपके शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। कह रहे हैं कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो आपको श्वसन सभी जीव के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भाई श्वसन नहीं रहेगा, सांस ही नहीं रहेगी तो बात ही खत्म। आपकी सांस खत्म तो बात खत्म, कोई मतलब ही नहीं, ये अनिवार्य है। अगर यही नहीं रहेगी, सांस नहीं रहेगी तो फिर आप चल फिर के कहाँ पाएंगे? अगर क्वेश्चन अगले कहें तो अगर मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में या लाल रक्तकण में या वर्णी लवक में या श्वेत रक्तकण में, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने बेस में होते हैं? भाई 4 होते हैं, दायालिंद बायालिंद दायानिलय बायानिलय, 4 बेस में होते हैं। अगला प्रश्न नंबर की हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, आप लोग जानते होंगे अगर पढ़े होंगे आप लोग इसका समीकरण। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती थी? अर्धपारगम झिल्ली होती है, जैसे प्याज के ऊपर झिल्ली चढ़ी होती है या अंडे की झिल्ली होती है वो उसको अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं, सेलुलोज जैसे होती है। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में आपकी किण्वन क्रिया होती है, बताया जा चुका है अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में हो चुका है। ठीक, मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है गिल्स, जो गलफड़ जी का हम लोग बोलते हैं अपनी साधारण भाषा में, गलफड़ जो होता है उसमें श्वसन अंग है। मछलियों में, मत्स्य मतलब मछलियों में सांस कहाँ लेते हैं? तो पानी के अंदर मछली सांस कैसे? गलफड़ के द्वारा ही लेती है, तो जिसको गिल्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हम बात करें कि पौधों के में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, विसरण। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए विसरण का प्रयोग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल जो वर्णक होता है इसका रंग होता है, रंग जो होता है वो होता है हरा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो आपकी मृतजीवी विधि है। अगले क्वेश्चन की बात करें
तो रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो इस क्वेश्चन में हमको डाउट है, अभी इसको हम छोड़ रहे हैं ये क्वेश्चन। हाँ, ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन पचना किस प्रकार की क्रिया है? तो उपचयन, या इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। अगर भोजन जब पचता है तो हमारे शरीर में कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण होती है या उपचयन होती है? आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आप लोग अगले क्वेश्चन, रक्त क्या है? एक ऊतक है, इसको याद रखिएगा। ये तो अब परिभाषा भी पढ़ते हो। निम्नलिखित में कौन अंग उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क। वृक्क यानी आपका जो गुर्दे होते हैं वो आपके उत्सर्जी अंग है। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं, पत्तियों में पाई जाती हैं रच्छी कोशिकाएं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो जो अवायवीय श्वसन में बनता है इथाइल अल्कोहल। ठीक, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, सॉरी ऑप्शन श्वसन तो आपकी क्रिया हो जाएगी, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? एनीमिया होता है रक्त में आयरन कमी से। इंसुलिन कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में काफ़ी बार। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, जल और वहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कूटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन सी अमीबा में पाया जाता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो आपके पत्तियों में पाया जाता है। मानव हृदय का प्रकंचन दाब है लगभग, तो 120 mmHg होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आए तो इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इसमें आपका पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी है। वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? तो भौतिक क्रिया आपके बाहरी रूप से होती है, जो बाहरी क्रिया है वो भौतिक होती हैं। अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें, ये वही ऑक्सीकरण वाला सवाल है आपका, जो हमारे शरीर में भोजन कैसे पचता है, तो ऑक्सीकरण या उपचयन, उसको छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन पर जो हम पढ़ रहे हैं, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपके अमाशय में पाई जाती हैं। अग्नाशय से कौन सा, अगर पूछे अग्नाशय से कौन सा, तो इंसुलिन बीटा कोशिकाओं से निकलता है, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। अगर अगले क्वेश्चन में आए तो पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा व दुधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को कहते हैं लैक्टेस कहते हैं, जो जिससे रबड़ रबड़ बनती है, पौधों में वाइट कलर का होता है। अगर अगले क्वेश्चन देखें, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से प्रवेश करती है रक्त में। अगर अगले क्वेश्चन देखें, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है, जब सूर्य निकलता है। भाई सूर्य की उपस्थिति में तो प्रकाश, रात में कैसे होगा? रात में सूर्य ही निकलेगा, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होगा? अगले क्वेश्चन की बात करें, पादप में फ्लोएम जो संवाहक होते हैं किसके होते हैं? फ्लोएम क्या ले जाते हैं? भोजन ले जाते हैं। ठीक, अगले बात करें, अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं, ये पीले रंग का होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, प्रकाश संश्लेषी ऊतक अंग है, हरित लवक होता है। अगर अगले बात के क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, जिसको यकृत कहते हैं हम लोग। अगर सबसे छोटी ग्रंथि तो मास्टर ग्रंथि होती है, हमारे मस्तिष्क में होती है। ठीक, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है भाई ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, जल। तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं, क्लोरोफिल भी जरूरी है और सौर प्रकाश भी जरूरी, जल भी जरूरी है। ऑक्सीजन का हमको कोई काम नहीं। अगर क्वेश्चन बात करें 49 नंबर क्वेश्चन, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर ग्रहण होता है? कूटपाद, परिवहन, भोजन, रसधानी, केंद्रक। तो कूटपाद द्वारा आपका ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त विषाण होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पाचन क्रिया की क्रिया पूर्ण होती है, या पाचन क्रिया भाई आपकी कहाँ पूर्ण होती है? पूरी तरह से छोटी आंत में पूर्ण होती है आपकी पाचन क्रिया। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आंतरस, सर्किट, जठरस, ये आपकी तीनों हो जाएंगी, डी ए बी सी सब हो जाएंगी इस यहाँ से आपकी। डी और ए बी, जठरस नहीं होगा, जठरस नहीं होगा, सर्कस, एंटेरक्स और आंतरस ये हो जाएगा आपका यहाँ से। अगर एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो आप लोग पता है 32 के 32 दांत टूटते हैं आप लोग के, तो कहते हैं आप लोग 32 के 32 दांत तोड़ेंगे, तो इस तरह आपके हो जाएंगे। अगला बात करें, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है? 2 होती है। हमारे हृदय में कितने होते हैं? 4 होते हैं, मछली के हृदय में 2 ही होती हैं। ठीक, स्वाद कलियों में पाई जाती है, जीभ के ऊपरी सतह पर। अमाशय के अग्रभाग क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा सजीव के मुख्य लक्षण है? भाई सजीव मुख्य लक्षण का अगर सांसें न ले तो सजीव कहेगा तीनों आदमी। ठीक, तो सांस लेना जरूरी है आप लोगों के लिए, तभी आप सजीव हैं, वरना आप निर्जीव हैं। भाई टेबल कभी सांस लेती है क्या? तो टेबल कैसी है? निर्जीव है आपकी। अगली हम बात करें क्वेश्चन की, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक नली नुमा रचना को कहते हैं सीकम कहते हैं, जिसको छोटी आंत बड़ी आंत के जो जोड़ पे पाई जाती है उसको सीकम हम लोग कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आए थे हम लोग,
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में कि छोटी आंत में भोजन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। तो इसमें सभी जितने रस हैं आपके पित्त रस, अग्नाशय रस, आंत रस सभी इसमें होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप लोग देखिएगा कि 95% जिसमें अगर उपयुक्त सभी चारों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो आपको वही ऑप्शन जैसे कह रहे थे ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन उपयुक्त सभी होता है ना लास्ट में डी ऑप्शन, तो वो ऑप्शन आपका ज़्यादा सही होता है। 95% चांस है कि वही ऑप्शन सही होगा। अगर आपको सवाल में आए कि 3 ऑप्शन दे रखा है और चौथा दे रखा है, चौथा ऑप्शन दे रखा है कि उपयुक्त सभी, तो आपको 95% चांस है कि आपका वही ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन। ऐसा हमेशा होता है, एग्जाम का यही होता है। तो अब लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड सब आवश्यक है। तो इनमें सभी देखो चौथा ऑप्शन सही होगा। वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं ना कि अगर किसी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन अलग से दे रखे हैं और चौथा देख रहा है कि इनमें से सभी सही या उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन वही सही होगा। देखो इसमें चौथा नंबर ऑप्शन डी वाला सही है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से अगले क्वेश्चन में देखते हैं। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम या कोलन? तो अपेंडिक्स है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से ये भी ठीक नहीं, और यहाँ से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, ऑक्सीजन। यहाँ से ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट है आपको वही क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से पढ़ लीजिए। और मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी पाई जाती हैं। आप लोग इसको याद करके जाएगा। इनमें से कौन सी रचना द्वारा मीबों का भोजन अंतर्ग्रह होता है? तो कूटपाद आपके करवा चुके हैं आप लोग को पहले से। हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्वाइटर क्या हो और घेंगा पनपता है? आयोडीन की कमी से होता है, ये तो आपको पता है, बचपन से पढ़ाया हुआ है कि आयोडीन की कमी से। घेंगा विटामिन ए की कमी से आपको होता है रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। अगर रासायनिक नाम पूछ ले हैं तो विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। तो इस प्रकार आपको पूछा जा सकता है। थायराक्सिन का श्रवण कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है। तो थायराइड ग्रंथि से थायराक्सिन कहाँ निकलेगा? थायराइड आप लोग इसको याद रखिएगा। मायनों में डायलिसिस थैली है कहाँ? नेफ्रॉन में। ये तो आपको बता चुके हैं, अभी पहले ऊपर ही बता चुके हैं। इनमें से कौन पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? ठीक, तो इसमें F6 नहीं, आपका इथाइलिन हो जाएगा। वह संरचना जो दीपन की पहचान कराती है वो है ग्राही। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें हम, दुइयों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है श्रवण ग्राही। वृक्क के ऊपर से अंतःस्रावी ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, निम्नलिखित से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन आपका क्या हो जाएगा? पादप हार्मोन हो जाएगा। बाकी इंसुलिन आपके मानव में पाया जाता है। एस्ट्रोजन आपका मादा हार्मोन है, इसको एस्ट्रोजन को मादा हार्मोन कहते हैं, ऑप्शन सी वाले को। और डी बी वाले को आपको थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि से होता है। तो साइटोकाइनिन आपको क्या हो जाएगा? पादप हार्मोन, पौधों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे पादप हार्मोन किसे कहते हैं, तो ऐसा हार्मोन जो आपके पौधों में पाया जाता है उसे पादप हार्मोन कहते हैं। इसके गुण आप बता दीजिएगा कि 4 हार्मोन के नाम लिख लीजिएगा आप लोग। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो सिनेटिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके प्रति उत्तरदायी है? भाई मस्तिष्क भाई सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन, उपयोग सभी। देखो आपका फिर वही उपयोग सभी आ रहा है। अगर किसी ऑप्शन में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर किसी ऑप्शन में 3 ऑप्शन, आप किसी क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं और चौथा ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त सभी या उपरोक्त सभी या इनमें से सभी सभी, तो आपको वही ऑप्शन सही हो जाएगा जो आपका चौथा ऑप्शन दे रखा है। तो इस प्रकार आप लोग 95% अगर आप तुक्का मारना चाहते हैं तो आप लोग इसको करके जरूर आइएगा, आप लोग का लगभग सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए मेरुरज्जु में बनते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहता है? तो भाई पीयूष ग्रंथि होती है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये मस्तिष्क के पास हमारे स्थित होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं उन्हें अंतःस्रावी कहते हैं। जो नलिका युक्त होती हैं उन्हें बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये भाई जितने क्वेश्चन ये सभी देखो ऑप्शन डी नंबर फीस में सही हो जा रहा है। इस प्रकार आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न नंबर 23, अग्नाशय द्वारा निर्मित कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? आपको बताया था इंसुलिन और ग्लाइकोगान। इंसुलिन आपका ज़्यादा पूछा जाता है, ग्लाइकोगान आपका कम पूछा जाता है। इंसुलिन जो होता है ये आपके अग्नाशय ग्रंथि से होता है। अग्नाशय एक प्रकार की अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों में एक है। अग्नाशय अगर पूछे ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है, तो कौन सी हो जाएगी? अग्नाशय हो जाएगी। आप लोग इसको याद रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो भाई एब्सिसिक अम्ल के द्वारा हो पाता है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। पत्तियां किसकी वजह से मुरझाती हैं? एब्सिसिक अम्ल की वजह से मुरझाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पुनर्भरण के द्वारा। अगर अगले बात करें पांस, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो अनैच्छिक क्रिया कौन सी नहीं है? चबाना आपकी इच्छा से होगा ना, लार आना या वमन करना, हृदय का धड़कन, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है? जो हमारी इच्छा से हो। भाई हम चबाएगा, भैंस वैंस थोड़ी है जो दिन भर मुँह चलावा करवे चबाव करवे, ठीक। लेकिन अच्छी क्रियाएं कौन सी होगी? जो अपने मन से होंगी, जैसे हम चबाते हैं या बोलते हैं, कभी कभी चलते हैं, तो हमारी कौन सी क्रियाएं हैं? अच्छी क्रियाएं जो अपनी इच्छा से करते हैं। लेकिन जो अपनी इच्छा से नहीं करते हैं वो कौन से अनैच्छिक क्रिया होंगे? अगली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अवटु ग्रंथि को और थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सोडियम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति व संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन का कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है प्रारूह और एवं के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो छुई मुई के पौधे पर अनुकुंचन गति किस होती है? वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा उत्सर्जन। भाई गुर्दा क्या करता है? उत्सर्जन करता है, वो आपका उत्सर्जन का भाग है। इंसुलिन कमी से आपको मधुमेह रोग हो जाता है। आयोडीन कमी से झींगा रोग हो जाता है। और HIV जो वायरस होता है उससे एड्स हो जाएगा। एड्स का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV पूछा जा सकता है। तो आप लोग उसके बाद बेरी विटामिन B की कमी से हो जाता है, B1 की कमी से हो जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, संकेत प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन अवंटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन अब लोग अभी बता चुके हैं। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? तो वृषण में मिलती हैं। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वृद्धि में। तंत्रिका तंत्र का भाग है। ऑप्शन इनमें से सभी। देखो इनमें से सभी आ रहा है। सारे क्वेश्चन में बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग इनमें से सभी आपको मिलेगा अगर एग्जाम में, तो आप लोग वही मार के आइएगा। उसके अलावा कोई अगर आपको नहीं आ रहा, आपको क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो इनमें से सभी वाला ही मार के आप लोग आइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन बात करें 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं, अंडाशय से स्रावित होते हैं और जिस प्रकार से मादा हार्मोन है। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? तो आपको ऑप्शन देखो इसमें दे रखा है कि प्रोस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन है, एड्रियाल है। इसमें से सभी देखो, फिर ये आ गया इनमें से सभी, ठीक। कुछ जानवर जुगाली करते हैं तो भोजन के पाचन के लिए करते हैं। ऐसा रुधिर दाब एवं हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? एड्रीनलिन के द्वारा बढ़ता है, ठीक। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी तांत्रिक एवं रसायनों द्वारा होता है, ठीक। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? प्रतिरोधक रसायन है। बीज रहित के उत्पादन में सहायक होते हैं। ऑक्सीजन और जिबरेलिन जो होते हैं अनिषेक फलन जिसको बोलते हैं, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसमें कौन सा फल पकाने के लिए एथिलीन आपको यूज होता है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्या है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ये आपका बी हो जाएगा यीस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। फूलों में नर प्रजनन का अंग है, तो फूलों में नर प्रजनन का अंग आप ये हो जाएगा पुंकेसर हो जाएगा, फूलों में नर प्रजनन का जो अंग हो जाएगा। अगले नंबर की बात करें हम क्वेश्चन की, तो कह रहा द्विखंडन होता है। तो ऑप्शन ए अमीबा में होता है द्विखंडन। इनमें से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो आपका ए हो जाएगा अमीबा में। अगले क्वेश्चन की बात करें मानव मादा में निषेचन होता है, डी पाइलोपियन नालिका में, ठीक। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, ऑप्शन नंबर डी सभी में। देखो सभी में जो आ रहा है वो तो सही हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ठीक। आप लोग देखिए अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखें तने पर अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आलू में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा में। अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है, ऑप्शन बी यीस्ट में, ठीक। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें अगर परागकोश में होते हैं, ऑप्शन नंबर डी परागकण होते हैं। परागकोश में भाई परागकण ही होंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए असुरक्षित यौन संपर्क होता है तो एड्स रोग हो जाता है। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी अंडाशय जो है, फूल पहले फूल बनता है उसका अंडाशय जो भाग होता है वो फल में बदल जाता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें
भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती हैं उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कहते हैं प्रांकुर कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाए तो एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी देखो हो जाएगा इसका। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन लैंगिक जनन में आपकी जो आवश्यकता होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सी की नर एवं स्त्री जननांग दोनों की। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर जननांग है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात है पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके सामने पूछे स्त्रियों में आराम के लक्षण है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी, मतलब नितंबों स्तनों की वृद्धि, ये सारे आपके हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ये सभी, जितने ये सभी वाले वो तो हो ही जाएंगे। ठीक, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ से होता है, ऑप्शन नंबर बी शुक्रवाहिका से। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, शुक्रवाहिका से बनते हैं। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन में पूछी जा सकती है आपकी, 2 होती है। ठीक, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, ऑप्शन नंबर सी युग्मनज बनता है। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी अधिवृषण में बनते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए पपीता कैसा है आपका, एक लिंगी पुष्प होता है पपीता का जो पुष्प होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि मानव जननांग में किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशीलता होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 साल में शुक्राणु का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए वृषण में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुकुलन हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गए हैं आपके लिए। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, ऑप्शन नंबर ए भ्रूण को, माँ के रुधिर से पोषण किसको, भ्रूण होता है उसके मिलता है। मानव मादा में गर्भकाल होता है 9 माह का होता है, आप लोग इसको पहले पता है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती हैं, ऑप्शन नंबर बी फल और बीज। अगला नंबर 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती हैं, ऑप्शन नंबर सी बीजावरण बनाती हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14वें दिन। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्न से कौन सा लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टाइफाइड। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, अरे पराग कोष में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परागकण, ये आपके हो जाएगा। स्त्री केसर के आधारी भाग को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कहते हैं अंडाशय कहते हैं। पुंकेसर के अग्र भाग को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी परागकोश कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ये तो क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा डार्विन ने। कौन सी लिखी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 करें, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 जोड़े मनुष्य पाए जाते हैं। कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा समवृत्ति अंग है। अगर और वर्तमान में प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं, तो ऐसी संरचनाओं को अवशेषी अंग कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, कह रहे हैं जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से किसी ने नहीं की, क्योंकि वाटसन ने की, वेंडर ने की, मेंडल भी नहीं की, तो जीन शब्द की ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, कह रहे हैं कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों, मंडल हो करना चाहिए, मंडल लिखा है इन्होंने, मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समर्क। गुणसूत्र बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन व आरएनए के। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीएनए हो जाएगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जॉनसन ने जीन शब्द प्रस्तुत किया। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज किस रोग से जल में उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंदा जल। ठीक, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ए साफ जल में उत्पन्न होते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अवशोषी अंग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। कह रहा है समजात अंगों के उदाहरण है, समजात अंग कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारे हाथ एवं कुत्ते के अग्रपाद। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी चिंपैंजी से अधिक समानता, हम लोग वैसे भी बंदर लगते हैं, चिंपैंजी से समानता हम लोग ही ज़्यादा है। अगर अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी, तो वो भी अधिक होगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, मटर को चुना, इसका वैज्ञानिक नाम से आपसे पूछ ले सकता है, इसका नाम क्या होगा, पाइसम सैटिवम इसका नाम होगा, आप लोग याद रखिएगा।
मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुना? मटर, वो तो हो जाएगा। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन 1902 में बोवेरी एवं W.S. सट्टन। इसको हटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, अर्ध गुणसूत्र। वे अंग जिसकी उत्पत्ति मूल रचना वो समानता की होती है। तो हो जाएगा क्वेश्चन, इसको हटाओ। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? तो उपचयन, आपको बताया था, जिसको ऑक्सीकरण कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर बी, 5 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3:1 में, लंबे और 3 था और तो नाटा 1 होगा, ये अनुपात था। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र है, तो स्त्रियों में कौन सा होता है? XX होता है, पुरुष में XY होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा XY, और स्त्रियों में XX होगा गुणसूत्र। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो जैव विकास किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा की गई। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव का उद्भव कहाँ हुआ? तो मानव का उद्भव कहाँ माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी माना जाता है, यानी अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समजात अंग के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन बात करें प्राकृतिक वर्ण द्वारा, ये तो हो जाएगा, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास एवं सिद्धांत के जनक कौन थे? बी आपका हो जाएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन हो जाएंगे। ये आपके वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इसमें पूछ रहा कौन सही है? तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड आपका होता है, आप सही हो जाएगा। कान के निचले हिस्से को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्णपाल कहते हैं। जैव विकास के सर्वप्रथम किसने दिया? तो बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, तो लैमार्क ने दिया था जैव विकास, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, अगर अगले क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जैव विकास के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए लैमार्क, यही बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, किस जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है? किस जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, यानी जीनोटाइप भी कहलाता है और जीन प्रारूप भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पादरी थे। ग्रेगर जॉन मेंडल अपने निजी जीवन में एक पादरी थे। पादरी क्या होते हैं? जो चर्चों में, जैसे अपने यहाँ पंडित मंदिरों में पूजा कराते हैं, और पादरी उसी प्रकार के होते हैं। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पी से सूचित किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश की किरण गमन करती है। अब यहाँ से प्रकाश वाले चैप्टर आ गए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सीधे रेखा में बनते हैं, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कांच में सबसे देर प्रकाश चलता है। इसमें दिए ऑप्शन के अनुसार, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगाता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हेडलाइट में अवतल का होता है, याद रखना, और जो देखने के लिए लगा था पीछे दर्शन करने के लिए, वो उत्तल दर्पण होता है आपका। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता मात्रक डायोप्टर होता है आपका। ठीक, प्रकाश किरणों का पथ दर्शाने के लिए चित्रों को कहा जाता है, किरण आरेख कहा जाता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। अगर क्षमता 2D होगी तो भाई पी बराबर क्या होता है? 100 पाने होता है। 100 से यहाँ से क्या कर दें, भाग करें, 50 सेंटीमीटर आपका सही हो जाएगा। क्या होता है भाई, अगर कहें कि लेंस की क्षमता क्या होती है, तो किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम मतलब पी बराबर क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। पी से प्रदर्शित करते हैं, तो पी बराबर 1/f, ये मीटर में होगा। अगर तो सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 100/f हो जाएगा। यहाँ से 2 रख देंगे, 2 से काट देंगे, तो कितनी आ जाएगी? 50 सेंटीमीटर हमारी फोकस दूरी आ जाएगी। तो आपके न्यूमेरिकल होंगे, आप लोग न्यूमेरिकल कर लीजिएगा इस टाइप के। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है आपकी? उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है आपकी धनात्मक होती है। ठीक, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी कहते हैं। उत्तल को अभिसारी कहते हैं और अवतल को अपसारी कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो भाई जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी से कहीं लेंस थोड़ी बन सकता है, ये लेंस का काम नहीं करेगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखें,
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन 2 नियम है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण तथा टकराकर जाने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं तथा बीच में डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण तथा विलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण आई तथा पतन कोण आर दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम लोगों को कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ती है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिवर्षक होता है, उत्तल लेंस होता है। साइड मिरर के रूप में जो लगा भाई उत्तल लेंस होता है। अभी बताया आपको साइड मिरर कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक, ये तो सवाल आपका क्वेश्चन है भाई। एक अवतल दर्पण की फोकस 10 सेंटीमीटर है तो वक्र त्रिज्या क्या हो जाएगी? पूछ रहा है तो भाई फोकस दूरी क्या होती है? वक्र त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी तुमको 10 सेंटीमीटर, वक्र त्रिज्या को दुगनी कर दो, इसका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सही। इसको याद रखना आप लोग संबंध की फोकस दूरी क्या होती है? वक्र त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी आपकी जो होती है वो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ से अगर हम लिखा चाहे कि फोकस दूरी अगर एफ लिखें तो फोकस दूरी एफ बराबर क्या हो जाएगा? वक्र त्रिज्या आर अपान 2। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो इस संबंध को आप लोग कायदे से याद रखिएगा। तो फोकस दूरी वक्र त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। अगर हम आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे क्या करें? निर्गत एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं? तो इसको निर्गत कोण कहते हैं। अगर हम देखें अगले क्वेश्चन में, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन को अभी हम आगे देखते हैं। परावर्तन के नियम से क्या है? परावर्तन का नियम आपको इसमें कौन सा संयोजक? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है और दर्पण में 1 ही होगी। सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्चलाइट का परावर्तक सतह कौन सा होता है? आपका हो जाएगा अवतल। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। उत्तर लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? उत्तर लेंस की क्षमता है कितनी है? 1 डायोप्टर। उत्तर लेंस की क्षमता कितनी दे रखा है हमको? 1 डायोप्टर दे रखा है। तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी क्या होगी? एफ बराबर क्या हो जाएगा? 100/, यहाँ से हो जाएगा उत्तर लेंस से 100 बना देंगे और यहाँ से फोकस दूरी 1 रखिए, 100/p होता है तो 1 रख देंगे। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें, कह रहा है किसी गोली दर्पण एवं पतले गोली लेंस के बीच की फोकस दूरी है -15 सेंटीमीटर। उत्तर लेंस दर्पण लेंस समझौता है तो माइनस में अगर दूरी रखें तो हमारा कौन सा अवतल हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा? दोनों अवतल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? भाई प्रकाश के अपवर्तन आपके 2 नियम है। यह हो जाएगा आपका, बहुत आसानी से हो जाएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई अपान साइन आर। क्या होता है? एक नियतांक होता है, इसे अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं सॉरी। एक उत्तल लेंस होता है, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारे में पतला होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है माइनस का v अपान यू। आपका आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर माइनस का v अपान यू होता है। तो आप लोग उसको याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये आवर्धन में यूज होता है। और अगला क्वेश्चन की हम बात करें, अगर कह रहा है गोली दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध क्या होते हैं। तो आप ये आपको बताया कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी, या इसको r बराबर क्या देख सकते हैं? 2f लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, r बराबर 2f। अगला क्वेश्चन हम देखें, हम लोग कह रहे हैं तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें जो इंपॉर्टेंट है वहीं हम रुक गए हैं। किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऐसा ही मात्रक है, मात्रक विहीन है, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। यहाँ से अगले हम चल रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपके बन सकता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आप लोग याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ से कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला देखें, दंत विशेष जो मरीज होते हैं, दांत दिखाने वाले जो डॉक्टर होते हैं, किससे देखते हैं? अवतल दर्पण से देखते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा?
अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, फोकस पर होती है। ये आपको आरेख बनाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, फोकस पर होती है। ये तो आपका आरेख से ही समझ में आएगा। मनोनेत्र किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो रेटिना और दृष्टिपटल पर बनाते हैं। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है क्वेश्चन में, जो नेत्र निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, भाई निकट को नहीं देख पाए हो नीचे तो का दूर दृष्टि हो जाए। अगर दूर का नहीं देख पा रहे हो तो निकट का देख पा रहे हो तो निकट दृष्टि दोष हो जाए। दूर दृष्टि दोष में आपका निवारण के लिए उत्तर लेंस प्रयुक्त होता है और निकट में निवारण के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर या दूर, निकट या साफ देख सकने की आंख के गुण को कहते हैं समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र का ऐसा गुण जिससे अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके आगे या पीछे कर सकते हैं, फोकसित करते हैं, उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो इस प्रकार आपको इसको परिभाषा भी लिख सकते हैं। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति को उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपको इसको बाईफोकल, मतलब जो दो फोकसी लेंस होते हैं बाईफोकल लेंस, उनका प्रयोग किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के निकट बिंदु और दूरबिंद क्या होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, इससे निकट बिंदु। और अनंत बिंदु, दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। आपका दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख की लेंस की दूरी बढ़ते स्लाइस द्वारा, ये तो आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसे निकट दृष्टि दोष होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग नेत्र की संवेदन क्षमता कम होने से उत्पन्न होता है, जरा दूरदर्शिता उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, काला से जाता है। श्वेत रंग में कितने रंगों में मेल से बना होता है? 7 रंग बना होता है। वर्ण विक्षेपण आपने पढ़ा होगा। दृश्य से प्रकाश में कितने वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का तरंग अधिकतम होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिगणना पर आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। जो नेत्र वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे नेत्र को कहते हैं दूरदृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र होता है। अगर हम अगले क्वेश्चन पर हैं, सामान्य मानव के नेत्र है जो दूरबिंदु होता है वो अनंत होता है, बता चुके हैं। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव नेत्र में, हाँ मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? आप लोग याद रखिए, मानव नेत्र में जो होता है वो आपका उत्तल लेंस उपस्थित होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? उत्तल लेंस आपका उपस्थित होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चले। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगर बैंगनी रंग की बात करें तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और सबसे कम अधिक किसका होगा? तो सबसे अधिक होगा लाल रंग का। सबसे अधिक किसका होगा? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या हो जाए? सबसे कम होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखें, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो ऑप्शन प्रकाश के प्रकरण का आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की भांति। एक साधारण प्रिज्म के कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन नंबर 5 सतह से घिरा होता है। प्रिज्म के भी बना होता है जो आपको देखने में तो लगता है कि आपका जो प्रिज्म बना होता है, वो कैसे ऐसे आपको दिखना त्रिभुज टाइप का दिखता है, मगर वो 5 सतह से मिलकर बना होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि प्रिज्म कितने सतह से मिलकर बनता है? 5 सतह से मिलकर बना होता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जड़ दूसरे तारों को टिमटिमाने प्रदूषण होने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगर हम अगली बात करें तो कह रहा है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है उसे घटना को अपवर्तन कहते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश से विभिन्न दिशाओं में छितराकर को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश प्रकीर्णन किसे कहते हैं? अगर अपनी भाषा में हम लोग बोले तो प्रकाश जब किसी ऐसे माध्यम में जाता है जहाँ धूल कण या धुएं कण होते हैं तो वहाँ प्रकाश टकराता है और अलग अलग दिशाओं में वितरित हो जाता है या बढ़ जाता है, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक, 22 नंबर का है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडलीय के कण नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पूछ रहे हैं कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो आपका अर्धचालक कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। ये किसको प्रदर्शित करता है? वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित? भाई ये अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ओम के नियम से आर बराबर क्या होता है? वी अपान आई। आर बराबर क्या होता है? वी अपान आई।
आर बराबर वी अपान आई। तो वी अपान आई ओम का नियम होता है, ये ओम का नियम होता है। और यहाँ से वी क्या है, वोल्ट, और आप बट्टे बट्टे बना देंगे इसको, और एम्पियर आई क्या हो जाएगा, एम्पियर वोल्ट प्रति एम्पियर क्या हो जाएगा हमारा, ओम। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, ये तो भी बता ही चुके हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब लोग एक एक दो तीन चार तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कैसा प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो अगर हम श्रेणी क्रम में बात कर रहे हैं, समांतर क्रम श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है, यहाँ से श्रेणी क्रम का फॉर्मूला की बात करें तो आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से सबको जोड़ना है तो 1 2 3 हो जाएगा, 3 3 कितना होगा, 6। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, 6 ओम। ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है। ठीक, अगर समांतर क्रम की बात करें तो 1/R1 बराबर करके हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर दीजिए। अगला क्वेश्चन पाते हैं, विभवांतर का ऐसे ही मात्रक क्या है, विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव विभवांतर दोनों का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। तो यहाँ से कह रहा है 100 वाट तथा 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। हमको प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध के लिए आपको लोग फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। आर बराबर क्या होता है, V² अपान यहाँ से P। आर बराबर क्या, V² अपान P। 220 यहाँ से जब गुणा कराएंगे 220, वी का मान कितना 220 दे रखा है। तो यहाँ से 220 गुणे 220, यहाँ से कितना हो जाएगा 100। यहाँ से 2 1 0 से ये 1 0 से ये कट जाएगा, 22 का स्क्वायर क्या था 484। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो 35 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। प्रतिरोध शक्ति का मात्रक ओम होता है, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। 12 वोल्ट विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर होता है, अगर हम यहाँ से कार्य देखें तो कार्य का जो होता है, कार्य निकालने के लिए क्या हो जाएगा, W बराबर होता है V इंटू क्यू होता है। W बराबर V इंटू क्यू होता है। यहाँ से 12 वोल्ट विभवांतर है, 2 कूलम्ब आवेश से 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 जूल का आपका कार्य कितना हो जाएगा 24 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। V बराबर क्या होता है, W इंटू क्यू। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का वोल्ट कहते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, इसको कूलम्ब कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक, जो पेंसिल की नोक होती है ब्लैक वाली, पेंसिल के अंदर जो नोक काली होती है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। 10 ओम तथा 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना हो जाएगा, वही बताया R1 प्लस R2 होता है। तो 30 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे 10 और 20 R1 का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर के धारा प्रतिरोध फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ फिलामेंट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई, V बराबर कितना होता है, R बराबर V अपान आई। तो 2 एम्पीयर की धारा है, 220 वोल्ट का प्रतिरोध, तो V बराबर का मान 220/2 110। आपका आंसर सही हो जाएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डीसी डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है। एक दो प्रकार की धारा कितने प्रकार, 2 प्रकार की होती है। एक अल्टरनेटिंग करंट होती है जिसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, एक डायरेक्ट करंट होती है जिसको दिष्ट धारा बोलते हैं। तो बैटरी से हमको दिष्ट धारा प्राप्त होती है, और जो हमारे घर में आती है वो होती है प्रत्यक्ष धारा होती है। अगला देखें, अमीटर को विद्युत परिपथों में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ से जोड़ता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, अमीटर को जोड़ता है श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है जूल प्रति कूलम्ब। किलोवाट घंटा का मात्रक किसका है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगर पूछे आपसे एक क्वेश्चन को याद रखिएगा कि एक अश्वशक्ति जिसको 1 हार्स पावर बोलते हैं, ये क्या होता है 746 वाट होता है। कितना होता है 746 वाट के बराबर होता है। इसको अगर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हम देखें, कह रहा है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन, नाइक्रोन का प्रयोग किया जाता है। अगले हम क्वेश्चन देखें, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखें, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। एक अश्वशक्ति, देखो ऑप्शन क्वेश्चन आपको आ गया, एक अश्वशक्ति का अश्वशक्ति कितना होता है 746 वाट के बराबर होता है। इनमें से कौन सा संबंध सही है, तो आर वी बराबर था IR होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओम का नियम है, वी बराबर IR। आपको सही क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ से स्थिर विद्युत आवेश में होता है, विरामावस्था में रहते हैं, धारा में आवेश रहते हैं, गतिवस्था में। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा जूल में नापी जाती है। 1 किलोवाट घंटा व्यवहारिक मात्रक है, यूनिट कहते हैं जिसको हम लोग बिजली का जैसे बिल नापी जाती है यूनिट में।
शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो जस्ता का होता है। अगले क्वेश्चन देखें, दो बल्ब जिसमें 15 220 वोल्ट तथा क्षमता, उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात, इसका प्रतिरोध निकालेंगे। पी बराबर का भी बताया था आपको कि आर बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर अपान पी। इस तरह आर बराबर स्क्वायर अपान पी से निकालेंगे तो इसका अनुपात बटे कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? कार्बन का बना होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है वी आर बराबर वी अपान आई। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तांबे और टिन दोनों का। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना महसूस होता है? आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, आपको जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 जूल के बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन 1.6 करके होता है आपका, ठीक। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिली एम्पियर। तो अगर देख रहे हैं अगर मिली होगा तो याद रखिएगा, अगर हमको दे रहा है मिली, क्या दे रहा है? मिली। तो मिली के लिए हम गुणा करेंगे 10 की पावर माइनस 3 से। तो 10 की पावर माइनस 3 जहाँ होगा मिली हो जाएगा। अगर माइक्रो आ रहा है तो माइक्रो आपको मिली आपको ऐसे करके देगा, माइक्रो आपको ऐसे करके देगा, ठीक है। पिको आ रहा है तो माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 और पिको के लिए 10 की पावर माइनस 12 से। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, माइक्रो एम्पियर है तो 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर माइनस 6 मिली है तो 10 की पावर माइनस 3, माइक्रो है 10 की पावर माइनस 6 और पिको है 10 की पावर माइनस 12 से गुणा कराएंगे। अगले क्वेश्चन देखिए, अगर क्यू आवेश विभवांतर V से प्रभावित होकर जाता है कार्य है तो कार्य W अपान V इंटू क्यू हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट कर क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। आप लोग इसको कर लीजिएगा। यहाँ से एच बराबर VIT फार्मूला होगा तो फार्मूला आपको याद होगा, डायरेक्ट कर लेंगे आप लोग यहाँ से। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? भाई हमेशा विद्युत धारा जो बैटरी के, अगर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है? बस सपोज करो हमने बैटरी बना ली, यहाँ से सर्किट जोड़ा और इधर जोड़ दी बैटरी। इधर बड़ा वाला टर्मिनल प्लस होता है, छोटा वाला टर्मिनल आपका माइनस होता है। तो हमेशा धारा प्लस टर्मिनल से निकलती है और होते हुए माइनस टर्मिनल में क्या हो जाती है? प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार हमेशा प्लस टर्मिनल से धारा निकलती है और माइनस वाले में प्रवेश कर जाती है। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लोग क्या कह रहा है, यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ रुक जाइए आप लोग को क्वेश्चन। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला होता है। अगर यहाँ से देखें चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो आपको टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। आप लोग तसला लगाई हो, टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। इसके दो नियम भी है, फैराडे के दोनों नियम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निम्न से पदार्थ में कौन से चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो पीतल आपका चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चुंबकीय द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के वाम हस्त के नियम ज्ञात किए जाते हैं? विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा दोनों पर विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। अगर हम देखें अगले, डायनमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को रूपांतरित करता है। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, मतलब फिजिक्सियन थे जो फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते थे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अगर चुंबकों के दो ध्रुव क्या हो जाएंगे? सजातीय हो जाएंगे। सपोज करो चुंबक आप लोग के यहाँ होंगे तो अगर नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव होंगे तो क्या हो, दोनों के बीच चिपकेंगे? नहीं चिपकेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भेकेंगे। अगर एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, ठीक, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? नॉर्थ होगा एक साउथ होगा तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे यानी चिपक जाएंगे। लेकिन अगर दोनों नॉर्थ हैं या दोनों साउथ है तो एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं, चुंबक आप लोग देखे होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा जैव अनियनिक पदार्थ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा DT हो जाएगा, ओजोन परत पाई जाती है। आपका ए हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में हो जाएगा, समताप मंडल जिसको बोलते हैं, ठीक। निम्नलिखित कौन सा जलीय आहार श्रृंखला है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शैवाल पहले, फिर जलीय कीट, फिर मछली उसको खाते हैं। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा जंगली जानवर को उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं। निम्न से कौन सा एक जैविक प्रक्रम जो अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूखे घास पत्ते। हरे पौधे कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए उत्पादक कहलाते हैं, जो उनको खाते हैं वो उपभोक्ता होते हैं। इसमें से मुर्दाखोर है, ऑप्शन नंबर डी सभी। निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लास्टिकरण है।
प्लास्टिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही। कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? बी हो जाएगा सूर्य। अगले निम्न में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्वेरियम। सीएफसी हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रिज में हमारी होती है, ये हमारे ओजोन परत को बहुत नुकसान पहुंचाती है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को कहते हैं अपघटक जीव कहलाते हैं। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा? ऑप्शन नंबर डी भूमि कम वर्षा भी होगी, भूस्खलन भी होगा, भूमि में पर्दन तथा बाढ़ जैसे समस्याएं आ जाएंगी। ये हो जाएगा वनों की कटाई के परिणाम। और पेड़ नहीं काटने चाहिए हमें और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। जैव वातावरण में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जंतु, पौधे तथा मनुष्य। अगर क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो वैसे जीव तो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। जो जीव और जंतु, जो पौधे और जीव वो तो शाकाहारी हो, सर्वाहारी आपको होते हैं, सर्वभक्षी को कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं? ऑप्शन बी अपघटक कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे, ओजोन परत महत्वपूर्ण क्योंकि अवशोषित करती है? बी पराबैंगनी किरणों को। प्रत्येक परितंत्र होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जिसको बोलते हैं गत्यात्मक तंत्र होता है। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? पर्यावरण ऑप्शन 2 घटकों का बना होता है। परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ये सभी। अगले क्वेश्चन, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, इसका बगीचा और खेत। ओजोन परत पाया जाता है समताप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है? इसमें हो जाएगा आपका जंगली घास उस स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका एक घास। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन कितने? ओजोन जो आपका अणु होता है वो आपका क्वेश्चन 3 O3 होता है, तो ऑक्सीजन कितने अणु हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये आपका ओजोन के अणु में हो जाएगा, कितने अणु होंगे? 3 अणु होंगे। अपघटक का उदाहरण है? अपघटक आपका हो जाएगा एक कवक। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, तो आपका बी हो जाएगा वृक्षों को। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी जैव के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर सी, जैव अपघटक के उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी मतलब जिसको कहते हैं पौधे और मनुष्य दोनों हो जाएंगे। तो इस प्रकार उपभोक्ता कितने श्रेणी में बांटा है? उपभोक्ता को हमने सी मतलब यानी 3 श्रेणियों में बांटा है। इनमें से कौन से सर्वाहारी जीव हैं, जिसको हम बोल सकते हैं डी, ऑप्शन नंबर तिलचट्टा यानी मनुष्य दोनों। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों का जीवाणु और कवक दोनों हो जाएंगे। इनमें से कौन सा वन आहार श्रृंखला बनाता है? बी हो जाएगा। इसमें घास, हिरण और बाघ आहार श्रृंखला बनाता है। ठीक, इस प्रकार हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। बाकी हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हमने करवा दिए। तो आप लोग की आशा है कि आप लोग एग्जाम में अच्छा करके आएंगे, और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। इस तरह के आप लोग को और वीडियो दे देंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग से आशा है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे लोगों को शेयर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।